जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आइलैंड है उड़ीसा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पे लोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास, आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज़ मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है, वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप क्या समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं, 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक। और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आईसीबीएम्स कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़। तो ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के रजीम्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना जी। और अगर ये काम अमेरिका इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये ख़तरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक ख़तरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है। आप देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है। ठीक है जी। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी नहीं हैं इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। हमें वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है।
जिसे वो कहते हैं ना, अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है, और हम अपनी वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को कम्पीट करते हैं। अगर पाकिस्तान कहेगा जी कि हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान का इवन के जो टेक्टिकल मिसाइल हैं न सर उसके हवाले से भी वो हैं, जैसे इंडिया के पास प्रहार के नाम से एक मिसाइल है जिसकी कोई 150 किलोमीटर रेंज है। फिर एक और इंडिया का एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे वो आई थिंक शौर्या कहते हैं, वो भी 700 से 19 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बड़े छोटे से मिसाइल हैं। फिर एनी हम इंडिया ने ये जो 2016 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना लिया था, जिसमें वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे काम कर रही हैं वो उनको हिट कर सकते हैं। ये चाइनीज़ ने बेसिकली ये टेस्ट करने शुरू किए थे कि जिसे कहते हैं ना, हमने इसके ऊपर बात आपके साथ नहीं कभी की, दे कॉल इट एज ए वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के मुराद ये है कि आप जिसे वो कहते हैं ना कि रशिया की पॉलिसी होती थी, दे कॉल इट डेड हैंड। मतलब ये कि आप स्पेस पे वेपन्स लगा दें और कल कलां को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है दैट अंडर द सिचुएशन एम मैड हो जाता है, म्यूचुअली श्योर डिस्ट्रक्शन है कि आपको कंप्लीट टारगेट करके आपकी कंप्लीट जो जिसे कहते हैं ना, आपको सफाई हस्ती से ही वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कुछ मिसाइल कहीं पड़े रहें और वो वहाँ से खुद ही ऑटोमेटिक विदाउट एनी, जैसे कहते हैं ना, उनको कोई बताए बगैर वो खुद ही उनको समझ लग जाएगी कि हमारी जो हमें हैंडल करते हैं वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो हमें हैंडल करें और हमारा बाकी हर चीज़ का नुकसान हो गया। सो वो क्या करेंगे कि वो आपको कंप्लीट, मतलब अगर नीचे रशिया में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो ऊपर से मिसाइल जो है वो स्पेस से चल जाएंगे। तो मैं रशियंस ने ये उस वक्त सोवियत यूनियन ने ये एक पॉलिसी क्रिएट की थी डेड हैंड के नाम से। इंडियंस चाइनीज़ भी जो है, जब उनको महसूस हुआ कि अमेरिकन्स भी जो है ना स्पेस को वेपनाइज करते हैं, हमारे जैसे मुल्क जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो सिर्फ अपने डिफेंस पे बात करते हैं, कोई लंबा चौड़ा, दे डोंट डू इट फॉर द प्रेस्टीज पर्पसेस, तो वो इस पर कोई ऐसे वो नहीं बात करते, वो खामोश रहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये किया तो हमारे लिए नुकसान होगा, और नुकसान क्या होगा कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये एक फैक्टर जो है ना वो हमारे सामने बार बार आता है। सो स्पेस, इंडिया जो है वो स्पेस पे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स हैं उनको टारगेट कर सकता है, और वो इंडिया समझता है कि भाई अगर हमने इनको टारगेट किया तो हम बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये समटाइम्स आपको पता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, एग्जैक्ट पिक्चर्स, डाटा, मूवमेंट, और ये उनको हिट करना बेसिकली आपने दुश्मन की जो कैपेबिलिटी है उसको हिट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये समझ लें कि चीज़ें हैं। सो हमारा तो ये है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया ये सारी चीज़ें कर सकता है। राजनाथ सिंह जो है वो धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जी हाँ हमने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनाया। पाकिस्तान अगर बनाया भी है या बनाता चाहता है या काम करना चाहता है तो नहीं कर सकता। आप देखिए ना, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये इसकी जो स्पीड है, कहा जाता है कि इट्स 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि हाइपरसोनिक की जो स्पीड है इट इज़ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। और ये ज़मीन पे जिसे वो कहते हैं ना 1 माइल पर सेकंड के हिसाब से आ रहा होता है, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी है। ठीक है जी। और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री तक को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली हिट करते हैं। और ये समझ लें कि डिफरेंट किस्म के हाइपरसोनिक सिस्टम्स होते हैं। एक हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है और एक हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। जो जिसे कहेंगे जो हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है ये रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जबकि जो दूसरे हैं वो हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन से पावर किए जाते हैं।
अपने टारगेट पर पहुँचना है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं ये, लेकिन एनी हो इसके एडवांटेजेस सारी बातें काफ़ी होते हैं। और हाइपरसोनिक वेपन जो हैं ये रिस्पॉन्सिव हैं, लॉन्ग रेंज इनकी स्ट्राइक ऑप्शंस होती है। फिर दूसरा ये है कि जो है ना जिसे कहते हैं ना कि टाइम क्रूशल थ्रेट्स को देखते हुए, ठीक है। देखिए आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में तो कभी मिसाइल्स की जंगें नहीं हुई, हमने नहीं कभी देखा, ठीक है जी। हमने नहीं कभी देखा कि मिसाइल्स इस तरह चल पड़े हों इधर से उधर और बड़े पैमाने पे। ये वर्ल्ड वार 2 में जो हुआ है, हमारी तो कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं है। सो ये एक चीज़ है। और फिर दूसरा ये भी है इनका कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं एज़ कम्पेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे फ्लाई एट द लोअर अल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं। और समटाइम्स इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सो ये एक है। लेट्स सी कि ये इंडिया ने देखिए, आपने दुनिया में आप देखिए ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसकी इकॉनमी बड़ी मुश्किल में है, डिफेंस जो है मजबूत रखना है, उसकी वजह यह है कि आपका जो एडवर्सरी है वो इस काबिल है कि वो आपको डैमेज कर सकता है। अब पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हम ये सिस्टम भी चाहते हैं, ये सिस्टम भी चाहते हैं, बिकॉज उनको ये है कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में रखो जैसे कि पाकिस्तान कभी भी ये चीज़ें ना ख़रीद सके या ये चीज़ें ना बना सके, ना उन तक उनके साइंटिस्ट को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने दो, ना उनकी जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स को इनरोल करो, ना उनको ऐसी इंस्टॉलेशंस पे लेके जाओ ताकि वो समझ ही ना सकें, कुछ कर ही ना सकें, ठीक है जी। सो ये इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स की गेम है। सो जो लोग इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स में अच्छे हैं वो इन चीज़ों में कर सकते हैं और ये चीज़ें बना सकते हैं। बहरहाल इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशन हो या बाकी चीज़ें हों, ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए आपने जब सिस्टम बनाया, आपने उस सिस्टम की को कनेक्ट रखना है और उसके ऑपरेटर के साथ, डिसीजन मेकर के साथ, थ्रू कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम के साथ। तो ये चीज़ें हैं। मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट या दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़ कि ये चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की कितनी कुछ ज़्यादा जो है वो ध्यान है इस चीज़ पे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया को हम बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी इसमें बात यह है कि उनको पता है कि अगर हमने बता दिया तो फिर हमारे ऊपर, या अगर हमने ये हाइपरसोनिक मिसाइल है भी हमारे पास और अगर आपने इसका टेस्ट कर लिया, अगर आपने इसका टेस्ट कर लिया तो फिर तो भाई साहब हर बंदा कहेगा अच्छा इन्होंने टेस्ट कर लिया, दे हैव दिस टेक्नोलॉजी, सो दे विल स्टार्ट लुकिंग यू, दे विल स्टार्ट प्लानिंग अगेंस्ट यू। सो पाकिस्तान जो है जो इन चीज़ों से अवॉइड कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इज़राइल, दे हैव हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान का मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर बड़ी सख्ती हैं, हमारी बड़ी सख्ती हैं, ठीक है। इंडिया को फ्रीडम है, हमें सख्ती हैं, उनको फ्रीडम है। आप इमेजिन करें ना कि हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है जी। और ये हम नहीं कुछ कर सकते, अगर हम करेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे और हमें कहेंगे कि भाई आपको इसकी क्या ज़रूरत है। सो इट मीन्स कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। दुनिया के साथ आपके राब्ते जो हैं वो रहने बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के साथ आपने पॉलिटिकली अलाइंड रहना है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बार बार एक चीज़ कर रहा है कि हम नहीं करते, हम वो नहीं करेंगे, जो होती है यार साइड नहीं लेंगे, हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कैंप पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं, जो एक चलो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इस कैंप पॉलिटिक्स का फिर नुकसान तो होता है ना, और हमने वो नुकसान देख के, इंडिया उस कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा, इंडिया आज महफूज है। हम उस कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, आज हम महफूज भी नहीं हैं। हमने अपनी तरक्की का टाइम जंगों में गुजार दिया और आज हमारे वो दोस्त जो हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ अटैच रहें, हम उनके साथ पूरे भी अटैच नहीं हैं
और हम वो डिविडेंड्स भी नहीं ले रहे, और आज हमारा जो एडवर्सरी है वो फुली कैपेबल पोजीशन में है। अगर वो पिछले 60-70 साल 75 साल एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट रखते, जो जो पॉलिटिकली आज़ाद जिस तरह वो हैं, अगर हम रहते तो आज हमारी इकॉनमी, इक़्तिसादियात, सोसाइटी, मुआशरा ठीक होता और हम बचे होते। लेकिन हम वो नहीं रहे, असी हुण कुट खाने। सीधी जी गल है, बंदे नूं गल सीधी करनी चाहिए भाई। बंदे को बात सीधी करनी चाहिए। जो हमारी जो हालत है ना, वो हमारी ये सियासत हमने जो की है ना, उसकी वजह से। लेट्स सी व्हाट इज़ मोर देयर फॉर अस, और क्या होता है।